हेलो एंड ग्रेट वेलकम। तो बेटे सेक्शन 8 में अभी तक हमने 8.2 तक करा है और 8.3 को हम ले रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि जो सेक्शन 8 है उसका जो ताल्लुक है रिसेंट एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम पिकअप कर रहे हैं। 8.3 से स्टार्ट करते हैं आज का ये पर्टिकुलर सेशन। 8.3 में क्या कहता है कि दो कंपनी हैं, एक तो गैलेक्सी लिमिटेड और एक ग्लोरी लिमिटेड। अब ये दोनों कंपनी कहता है सेम लाइन ऑफ ट्रेड में है, दोनों केमिकल्स के बिजनेस में है। आगे उसने ये भी लिखा है कि ये दोनों कंपनी ने कंपटीशन को मिटिगेट करने के लिए, मिटिगेट का मतलब है खत्म करने के लिए, एक नई कंपनी बनाई ग्लोरियस लिमिटेड टू बी फॉर्म्ड। और कहता है ग्लोरियस लिमिटेड ने हमारे सारे एसेट्स और लायबिलिटी ले लिए, हालांकि विद सर्टन एक्सेप्शंस। तो अभी तक की जो कहानी है वो ये कहानी है कि इस केस में एक तो जैसा कि आप देख रहे हैं गैलेक्सी लिमिटेड नाम की कंपनी है, एक ग्लोरी लिमिटेड नाम की कंपनी है, और ये दोनों कंपनी सेम लाइन ऑफ ट्रेड में है। और ये दोनों कंपनी मर्ज हो गई और उन्होंने एक नई कंपनी बनाई ग्लोरियस लिमिटेड। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मतलब है ग्लोरियस लिमिटेड परचेजिंग कंपनी है और वो गैलेक्सी लिमिटेड को ले रही है और ग्लोरी लिमिटेड को भी टेक ओवर कर रही है। ये दोनों कंपनी वेंडर कंपनी है। क्वेश्चन में यह भी लिखा हुआ है कि ग्लोरी लिमिटेड ने और गैलेक्सी लिमिटेड ने और ग्लोरी लिमिटेड ने अपने सारे एसेट जो है वो ट्रांसफर कर दिए हैं। करेक्ट। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस के साथ। वो क्या एक्सेप्शंस हैं वो अभी नीचे आगे लिखे होंगे। कहता है समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ गैलेक्सी लिमिटेड एंड ग्लोरी लिमिटेड एज एट 31 of 3 2023 इज ऑल्सो गिवन टू यू। इक्विटी शेयर कैपिटल है दोनों की, फिर उसके अलावा जनरल रिजर्व्स हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जहां तक रिजर्व एंड सरप्लस का सवाल है। आपको मालूम है कि न्यू कंपनी वेंडर कंपनी की कैपिटल और रिजर्व्स को नहीं ले सकती है। अब जहां तक लायबिलिटी का सवाल है, एक तो 6% डिवेंचर्स हैं 3,30,000 के, एक तो ये ध्यान रखना है। उसके अलावा ट्रेड पेबल्स हैं 4,20,000 और 10,80,000। ये 10,80,000 की फिगर बेटे ठीक कर लेना, ये 10,80,000 की फिगर दरअसल 1,83,000 है। अगर आपके नोट्स में बाई चांस 1080 लिखा है तो उसको 183 कर लेना। करेक्ट। आगे उसने क्या लिखा है, नॉन करेंट एसेट फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एट कॉस्ट 5,88,000 और 3,36,000। और उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी दी है 1,40,000 की और 84,000 की। फिर मोटर व्हीकल्स दिए 56,000 के। उसके अलावा इन्वेंट्रीज की फिगर हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स की फिगर हैं और उसके अलावा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की फिगर्स हैं। आगे उसने लिखा कि जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी टेकन ओवर एट बुक वैल्यू विद द फॉलोइंग एक्सेप्शंस। एसेट्स और लायबिलिटीज को हमने बुक वैल्यू पे लिया तो है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस के साथ। तो पहली एक्सेप्शन क्या कहता है, डिवेंचर्स ऑफ ग्लोरी लिमिटेड आर टू बी डिस्चार्ज बाय इश्यू ऑफ 8% डिवेंचर्स ऑफ ग्लोरियस लिमिटेड एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। वो क्या कह रहा है कि जो ग्लोरी लिमिटेड है उसके जो डिवेंचर्स हैं 3,30,000 के डिवेंचर्स है, जैसा कि आप देख रहे हैं 3,30,000। अब वो क्या कह रहे हैं, जो ग्लोरियस लिमिटेड नाम की कंपनी है, जो कि न्यू कंपनी है, ग्लोरियस लिमिटेड नाम की कंपनी ने इन 3,30,000 के डिवेंचर्स को पे करा अपनी कंपनी के, जो अपनी कंपनी के 8%, ये 6% डिवेंचर है, अपनी कंपनी के 8% डिवेंचर इनको इशू करे, लेकिन अपनी कंपनी के जो डिवेंचर इशू करे वो 110 के हिसाब से करे, 110 रुपए के हिसाब से करे। अगर मैं 330 को 110 से डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा 3,000। इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या है कि परचेजिंग कंपनी अपनी कंपनी के 3 लाख रुपए के डिवेंचर इशू कर रही है 3,30,000 की पेमेंट करने के लिए। आपको दो चीजें समझनी होंगी। एक तो ये कि इसका मतलब है कि न्यू कंपनी ने जो डिवेंचर्स हैं 3,30,000 के, उनको 3 लाख की वैल्यू पे लिया। जब बाद में हम नेट एसेट्स कंप्यूट करेंगे, यानी कि एसेट टेकन ओवर टू लायबिलिटी टेकन ओवर, तो ग्लोरी लिमिटेड के डिवेंचर्स को मुझे 3 लाख पर लिखना पड़ेगा। वो एक अलग मैटर है कि इन डिवेंचर्स को पे करने के लिए परचेजिंग कंपनी ने अपनी कंपनी के डिवेंचर्स जो दिए, 3,000 डिवेंचर 100 रुपए वाले दिए, लेकिन वो प्रीमियम पे दिए हैं। इज इट क्लियर टू यू? लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि परचेजिंग कंपनी ने जो अपने डिवेंचर इशू करे हैं उनकी नॉमिनल वैल्यू 3 लाख है और प्रीमियम उस पर 30,000 का होगा। उसके अलावा आगे उसने लिखा प्लांट एंड मशीनरी जो गैलेक्सी लिमिटेड की है, जो गैलेक्सी लिमिटेड नाम की कंपनी है, इसकी जो प्लांट एंड मशीनरी है वो 2,52,000 पर वैल्यू करी गई है। करेक्ट।
आगे उसने लिखा कि दोनों कंपनी की गुडविल को भी वैल्यू करा होगा। गुडविल बैलेंस शीट में नहीं लिखी हुई है, लेकिन बिकॉज अब हम किसी कंपनी को टेक ओवर करते हैं तो उस दिन की गुडविल कंप्यूट करते हैं, तो दोनों कंपनी की गुडविल भी वैल्यू करी गई 4,48,000 और 1,68,000। अब इसमें नेक्स्ट लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो कहता है लिक्विडेटर ऑफ ग्लोरी लिमिटेड इज अपॉइंटेड फॉर कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड डेटर्स। अब जो ग्लोरी लिमिटेड नाम की कंपनी है, ग्लोरी नाम की कंपनी ने क्या करा? ग्लोरी नाम की कंपनी ने एक लिक्विडेटर को अपॉइंट करा, एक लिक्विडेटर को अपॉइंट करा और लिक्विडेटर को कहा कि भाई जितने भी हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स हैं उनसे आप पैसा कलेक्ट करें, उनसे आप पैसा कलेक्ट करें। जितने भी हमारे ट्रेड पेबल्स हैं उनको आप पे करें। भाई आप पे करने का मतलब ये नहीं है कि लिक्विडेटर अपनी जेब से पे करेगा, लिक्विडेटर तो ग्लोरी लिमिटेड ने अपॉइंट करा है ना। तो इसका मतलब है ये फैसिलिटेट करेगा, हेल्प करेगा ट्रेड डेटर से क्या बोलते हैं पैसा रिकवर करने में और ट्रेड पेबल्स को पे करने में। पे तो ग्लोरी लिमिटेड ही करेगी। तो ग्लोरी लिमिटेड ने क्या करा, जो इनके पास कैश बैलेंस पड़ा हुआ है बैलेंस शीट के मुताबिक, एक तो वो कैश बैलेंस ये इन्होंने अपने पास रखा, फिर डेटर से जितना पैसा कलेक्ट होगा ये उसमें ऐड कर देंगे, ट्रेड पेबल्स को जो पेमेंट हुई है वो माइनस कर देंगे। उसके बाद अभी मैं पढ़ूंगा आगे, उसके बाद फिर इन्होंने लिक्विडेटर को पेमेंट भी करी है। लिक्विडेटर को पेमेंट कैसे करी है? डेटर से जितना भी पैसा कलेक्ट हुआ है उसका 5% कमीशन हमने इसको दिया है। जो लिक्विडेटर को हमें कुछ कमीशन देना पड़ेगा उसकी सर्विसेज के लिए, तो डेटर से जितना भी पैसा कलेक्ट हुआ उसका 5% कमीशन देंगे। और क्वेश्चन में आगे अभी मैं पढ़ूंगा, कहता है 2.5% कमीशन जो हमने पे करा है ट्रेड पेबल्स को, उस पर भी हमने इसको कमीशन दिया। भाई इसकी सर्विसेज लगी हैं ये चीजें करने में, तो हमें इसको कमीशन देना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो भी कैश बैलेंस बचेगा, बाद में लिखा हुआ है कि वो वाला बैलेंस जो है परचेसिंग कंपनी ने टेक ओवर कराया। मैं आगे पढ़ता हूं, कहता है लिक्विडेटर ऑफ ग्लोरी लिमिटेड अपॉइंटेड फॉर कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड डेटर्स एंड पेमेंट टू ट्रेड क्रेडिटर्स, जैसा कि मैंने कहा। और आगे कहता है ही रिटेन्ड कैश बैलेंस एंड कलेक्टेड 1,10,000। तो कैश बैलेंस रिटेन करा गया और ट्रेड रिसीवेबल से जो पैसा कलेक्ट हुआ 1,10,000 और 1,80,000 हमने ट्रेड पेबल्स को पे कर दिया। और उसके बाद कहता है लिक्विडेटर इज इंटाइटल टू रिसीव 5% कमीशन फ्रॉम कलेक्शन। तो मैंने कहा डेटर से जो भी पैसा कलेक्ट होगा उसका 5% कमीशन देंगे एंड 5% फॉर पेमेंट हमने जो करी है वो क्रेडिटर्स को करी है, तो क्रेडिटर्स को जितनी भी पेमेंट करी उसका 2.5% कमीशन दिया जाएगा। और जो बैलेंस है, बैलेंस विल बी टेकन ओवर बाय द न्यू कंपनी। इसका मतलब जो बैलेंस है वो नई कंपनी लेगी। लेकिन इसका ये भी मतलब हो गया कि ग्लोरी लिमिटेड के जो ट्रेड क्रेडिटर्स हैं और जो डेटर्स हैं वो नहीं लिए गए। क्यों नहीं लिए गए? क्योंकि डेटर से पैसा ग्लोरी लिमिटेड ऑलरेडी कलेक्ट कर चुकी है और ट्रेड पेबल्स को ऑलरेडी पे कर चुकी है। इसका मतलब है कि ग्लोरी लिमिटेड के डेटर्स को नहीं लिया गया, क्रेडिटर्स को नहीं लिया गया और उनका जो कैश बैलेंस बचा है उतना ही अमाउंट लिया गया। क्वेश्चन में बाद में कहता है कि यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ गैलेक्सी लिमिटेड एंड ग्लोरी लिमिटेड। अब इसका मतलब है कि ग्लोरियस लिमिटेड नाम की जो कंपनी है, ग्लोरियस लिमिटेड नाम की जो कंपनी है वो कितने शेयर्स इश्यू करेगी। तो इसके लिए मुझे दोनों कंपनी के नेट एसेट्स को कंप्यूट करना पड़ेगा, एसेट टेकन ओवर लेस लायबिलिटी टेकन ओवर। और बाद में उसने लिखा है कि जो नॉमिनल वैल्यू है ग्लोरियस लिमिटेड के एक शेयर की वो 10 रुपए की नॉमिनल वैल्यू है। तो मैं 10 रुपए से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि ग्लोरियस लिमिटेड जो है दोनों कंपनी को कितने नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो इश्यू करेगी। ये तुम्हें पता करना है। फिर कहता है कि आपको एक बैलेंस शीट बनानी है, तो जो जो एसेट लिए गए, लायबिलिटी ली गई, बस उनका टोटल आपने कर देना है और जितने भी शेयर्स आप इश्यू करोगे शेयर कैपिटल में वो आ जाएगा। और अगर शेयर कैपिटल को इश्यू करते समय आपका कुछ प्रीमियम वगैरह है तो वो रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप वेंडर कंपनी के शेयर कैपिटल को और वेंडर कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस को नहीं ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन 20 मार्क्स का आया था और तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन और आपने देखा क्वेश्चन बेसिकली उतना मुश्किल नहीं है जितना कि लग रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा? जाहिर है कि जैसे कि मेरी आदत है मैं कॉम्प्रिहेंसिवली पूरा क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, तो पूरा क्वेश्चन हमने अब सॉल्व करना शुरू करा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर है ये 8.3। तो 8.3 पहले तो हमने लिखा और 8.3 को हमने सॉल्व करा। सबसे पहले आपको इसमें क्या पता करना चाहिए? कैश बैलेंस।
कि ग्लोरी लिमिटेड के पास कैश बैलेंस कितना बचा। कैश बैलेंस विद ग्लोरी लिमिटेड। तो ग्लोरी लिमिटेड के पास कैश बैलेंस कितना बचा। बैलेंस शीट में जो कैश दिया हुआ है पहले तो वो कैश आप लिख लो, कैश बैलेंस। ग्लोरी लिमिटेड की बैलेंस शीट को में आपने देखा कि लास्ट आइटम के रूप में कैश लिखा हुआ है 1,04,000 का। पहले तो इसको आप नोट कर लेंगे, करेक्ट। फिर हमें जो डेटर से पैसा मिला वो हम लिख देंगे कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। तो डेटर से जो पैसा मिला कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, उसको हमने नोट करा। कलेक्टेड फ्रॉम डेटर से जो पैसा मिला था, क्वेश्चन में लिखा था कि 1,10,000 रुपए हमें डेटर से मिले। अब डेटर से जब पैसा मिलेगा तो हमारा कैश बैलेंस बढ़कर के 2,24,000 तक हो जाएगा। उसके बाद फिर हमने पे कर दिया पेमेंट टू। पे किसको करा है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को जो हमने पेमेंट करा है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स 1,80,000 की पेमेंट करी है। तो 1,80,000 की पेमेंट करने के बाद जो बैलेंस बचेगा 34,000 का बचेगा। और उसके बाद फिर कुछ कैश बाहर चले जाएगा लिक्विडेटर का कमीशन पे करने में। तो कमीशन टू लिक्विडेटर, तो कमीशन भी पे करना पड़ेगा लिक्विडेटर को, कमीशन टू लिक्विडेटर। अब लिक्विडेटर को जब कमीशन पे करेंगे तो क्वेश्चन में लिखा था कि इसको 5% कमीशन तो देना है जितना भी अमाउंट रिसीव हुआ है। तो डेटर से अमाउंट कलेक्ट हुआ 1,10,000 का, उसका 5% मैं उसको कमीशन दूंगा, तो डेट विल बी इक्वल टू 5,500। और फिर क्वेश्चन में लिखा था कि 2.5% हमने कमीशन देना है। तो 2.5% कमीशन जो देंगे जो अमाउंट हमने क्रेडिटर्स को पे करा है। भाई ये तो उसकी सर्विसेज के लिए कमीशन दिया जा रहा है ना, चाहे पेमेंट हो चाहे रिसीव्ड हो। तो 1,80,000 का 2.5% आपने कंप्यूट करा, 4,500 आ गया। तो इसका मतलब टोटल 10,000 रुपीज की आपने पेमेंट कर दी। 10,000 की पेमेंट करने के बाद बैलेंस कितना बच गया, 24। इसका मतलब परचेसिंग कंपनी ग्लोरियस लिमिटेड ने ग्लोरी लिमिटेड का 24,000 का कैश बैलेंस टेक ओवर करा है। ये इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर स्टेप नंबर 2 में कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स। कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का मतलब एक तरीके से परचेज कंसिडरेशन एंड नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड, कि हम कितने शेयर इश्यू करेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड, शेयर्स टू बी इश्यूड। तो ये कितने शेयर्स अब इश्यू करेंगे, तो उसके लिए मुझे पहले नेट एसेट्स फाइंड करने पड़ेंगे। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, आराम से इन दोनों के जो नेट एसेट्स हैं, जो जो टेक ओवर करे हैं और जिस वैल्यू पे टेक ओवर करे गए हैं, उनको आपने नोट करना है। जैसा कि आपने नीचे पढ़ा कि एक तो इन दोनों फॉर्म की गुडविल जो है वो वैल्यू करी गई थी। इसका मतलब है इनकी गुडविल 4,48,000 पर हमने टेक ओवर करी और 1,68,000 पर हमने इनकी गुडविल को टेक ओवर करा होगा। इनडायरेक्टली इसका मतलब ये निकला। उसके अलावा बैलेंस शीट में जो फ्री होल्ड प्रीमिसेस है उसमें तो किसी तरीके का कोई चेंज नहीं है, तो सेम वैल्यू पर आपने यहां पर लिख दिया। और 3,36,000 ग्लोरी लिमिटेड की। जहां तक प्लांट एंड मशीनरी का सवाल है, आपने नोट करा था कि नीचे इंफॉर्मेशन थी कि गैलेक्सी लिमिटेड की प्लांट एंड मशीनरी को 2,52,000 पर वैल्यू करा गया, इजंट इट। और जहां तक ग्लोरी लिमिटेड का सवाल है, उनकी प्लांट एंड मशीनरी में कोई चेंज नहीं है। मोटर व्हीकल, सिर्फ ये मोटर व्हीकल लिखा है मैंने, 56,000 है और ये सिर्फ गैलेक्सी लिमिटेड का है। मोटर व्हीकल के बाद क्वेश्चन में तुम्हें करंट एसेट्स हैं और करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्रीज हैं। इन्वेंट्रीज की वैल्यू में मेरे ख्याल से कोई चेंज नहीं था। 3,36,000 और 4,38,000 की फिगर मुझे यहां पर लिखनी पड़ेंगी, करेक्ट। लिखने के बाद अब जहां तक सवाल है ट्रेड रिसीवेबल का, तो यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो गैलेक्सी लिमिटेड है उसके तो ट्रेड रिसीवेबल आप लिखेंगे, लेकिन जो ग्लोरी लिमिटेड है उनके ट्रेड रिसीवेबल में तो पैसा ही नहीं है। वो पैसा तो ग्लोरी लिमिटेड ऑलरेडी कलेक्ट कर चुकी है ना, तो इसका मतलब इनके डेटर्स नहीं लिए गए। उसके अलावा फिर कैश एट बैंक दिया हुआ है। अब कैश एट बैंक का जहां तक सवाल है, 2,38,000 गैलेक्सी लिमिटेड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये हमने वर्किंग नोट में या स्टेप नंबर 1 में कंप्यूट करा कि इनका कैश बैलेंस 24,000 का था, तो हमने उसको 24,000 पे लिया। उसके बाद जो जो लायबिलिटी हमने ली है उसको मैं माइनस करूंगा 6% डिवेंचर।
अब जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, पहले तो इस क्वेश्चन में डिवेंचर्स है ही नहीं गैलेक्सी लिमिटेड के। इनके डिवेंचर तो 3,30,000 हैं, लेकिन इनके 6% डिवेंचर को पे करने के लिए परचेसिंग कंपनी नो डाउट 3,30,000 की पेमेंट करेगी इनको। 3,30,000 की पेमेंट करेगी, क्योंकि इनके डिवेंचर्स को जो हमने लिया है वो 3,30,000 पर लिया है, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं है। 3,30,000 करेक्ट। तो लेकिन इनके डिवेंचर्स को पे करने के लिए परचेसिंग कंपनी ने अपना एक डिवेंचर जो है वो 10% के हिसाब से अपने जो डिवेंचर है वो 10% प्रीमियम पर इशू करे हैं। बस ये है कि 3,30,000 की पेमेंट करने के लिए हमने 3,000 डिवेंचर इशू करे 100 रुपए वाले एट ए प्रीमियम ऑफ 30,000। इसका मतलब ये है। उसके अलावा फिर हम यहां पर लिखेंगे ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स का जहां तक सवाल है 4,20,000, और इनके ट्रेड पेएबल की तो पेमेंट हो चुकी है, इसलिए वो हमने नहीं लिखना है। ट्रेड पेएबल्स के अलावा फिर मैं अब इस पे नेट एसेट्स कंप्यूट करूंगा। अब नेट एसेट जब मैंने कंप्यूट करा तो नेट एसेट्स कंप्यूट करने के लिए अब मुझे वेट करना पड़ेगा आप में से कौन पहले आंसर देता है। तब तक मेरी चाय भी आ चुकी है। तब तक फटाफट जो सेस से जुड़े स्टूडेंट फटाफट आंसर दे। हाँ जी, कितना आ रहा है नेट एसेट्स गैलेक्सी लिमिटेड का और ग्लोरी लिमिटेड का? 1960 19,60,000 गैलेक्सी लिमिटेड का मैंने लिख दिया। 720 तो 7,20,000 मैंने इनका भी लिख दिया। एंड थैंक यू वेरी मच। आदर्श आदर्श भिलई से हैं, और ये नाम क्या है, रेणुका वागले, ये महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र मुंबई, सॉरी मुंबई नहीं नासिक। थैंक यू। उसके बाद नेट एसेट्स हमारे पास आ गए। तो नेट एसेट्स का मतलब मेरे पास परचेज कंसिडरेशन भी आ गया। अब वो कहता है कि कितने नंबर ऑफ शेयर हम इश्यू करेंगे। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो परचेजिंग कंपनी है वो अपने शेयर इश्यू कर रही है 10 रुपए के हिसाब से, करेक्ट। तो इससे मुझे ये पता लग गया नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड। तो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड, तो इसका मतलब परचेसिंग कंपनी जो परचेज कंसिडरेशन पे करेगी 1,96,000 शेयर्स देगी ऑफ ₹10 ईच, और इनको देगी 72,000 शेयर्स। इजंट इट और नॉट? ऑफ ₹10 ईच। अच्छा जी, अब मुझे बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट में 99% तो आप ऑलरेडी बना चुके हो, बस इनको टैली करके आपने लिखना है। अब मेन चीज आती है शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आप लिखेंगे और रिजर्व एंड सरप्लस में कितना लिखेंगे। तो बैलेंस शीट अब मैंने बनाई। स्टेप नंबर 3, बैलेंस शीट। अब बेटे बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले तो इक्विटी एंड लायबिलिटी, E/L लिख दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म में, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर भी सबसे पहले तो आप शेयर होल्डर्स फंड लिखें। शेयर होल्डर फंड्स के अंदर भी सबसे पहले आप शेयर कैपिटल लिखें। अब 1,96,000 शेयर परचेजिंग कंपनी इश्यू कर रही है गैलेक्सी लिमिटेड को, और 72,000 शेयर इश्यू कर रही है ग्लोरी लिमिटेड को। इन दोनों को मैं अगर ऐड कर दूं तो दैट विल बी इक्वल टू 2,68,000 शेयर। इसका मतलब परचेसिंग कंपनी ने 2,68,000 शेयर इश्यू करे। कहा जा सकता है ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपए का एक शेयर है। तो इसका मतलब टोटल कंसिडरेशन जो इन दोनों कंपनियों को मिला करके पे हुआ 26,80,000 का हुआ, ये कहा जा सकता है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? उसके अलावा वैसे आप चाहो तो ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हो, इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इश्यूड यानी कि ये जो शेयर हमने इश्यू करे हैं पब्लिक को नहीं करे, हमारे पास कोई कैश नहीं आया, ये शेयर्स तो हमने इश्यू करे टू डिस्चार्ज द कंसिडरेशन। तो इसलिए हम लिखते हैं इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, क्योंकि हमारे पास कैश नहीं आया बल्कि उसके अगेंस्ट कुछ नेट एसेट्स आए, कैश के अलावा कुछ और चीजें आई हैं। अदर देन कैश लिख सको तो अच्छी बात है। उसके अलावा बी रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब देखो रिजर्व एंड सरप्लस जो तुम्हें दिए हुए ग्लोरियस के और ग्लोरी के, उसको टच मत करना, वो तो तुम टेक ओवर कर ही नहीं सकते।
हाँ, तुमने अपने जो 3,000 डिवेंचर है, आपको याद है जो मैंने कैलकुलेशन करके बताई थी, तो 3,000 डिवेंचर आपने इश्यू करे थे 10 रुपए प्रीमियम पे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम 30,000 रुपीज ये जरूर आ जाएगा जब आप डिवेंचर को पे करेंगे, करेक्ट। उसके अलावा फिर नॉन करंट लायबिलिटी, अब उनके डिवेंचर जो है वो आपने टेक ओवर तो करे लेकिन उसके बाद उनको पे कर दिया होगा। अब पे कर दिया होगा तो उनके जो डिवेंचर आपने लिए थे 6% डिवेंचर वो तो खत्म हो जाएंगे, और उनको आपने पे करा अपनी कंपनी के 8% डिवेंचर इशू करके। तो मैंने कैलकुलेट करके बताया था 3,30,000 डिवाइडेड बाय 110, तो इसका मतलब 3,000 डिवेंचर्स आपने इशू करे और उनकी जो फेस वैल्यू है इंटू 100 के हिसाब से 3,00,000 आपने यहां लिख दी, 3,00,000 आपने यहां लिख दी, और ऊपर आप ऑलरेडी लिख चुके हो प्रीमियम। उसके अलावा फिर करंट लायबिलिटी जो है, अब करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल्स तो हैं, लेकिन ट्रेड पेबल्स सिर्फ और सिर्फ गैलेक्सी लिमिटेड के हैं, क्योंकि ग्लोरी लिमिटेड के ट्रेड क्रेडिटर्स तो ऑलरेडी पे ऑफ हो चुके हैं, तो आपने सिर्फ गैलेक्सी लिमिटेड के ट्रेड क्रेडिटर्स को लिया है। तो उसके बाद आप इसको टोटल करेंगे। टोटल आप मुझे बता, किसी ने पहले ही बता दिया है 34,30,000, इतना फास्ट कैसे करा भाई? 34,30,000 लीजिए जी। उसके बाद फिर एसेट्स, अब एसेट्स का टोटल करेंगे। अब जहां तक एसेट्स का सवाल है, सबसे पहले तो आप लिखे नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स के अंदर भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर भी आपने लिखा पहले टेंजिबल। अगर लिख सकते हो ऐसे तो बहुत ही अच्छी बात है। अब टेंजिबल के अंदर भी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो है, जो आपने ली, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो है 5,88,000 तो ग्लोरियस लिमिटेड की है, और 3,36,000 की जो है वो ग्लोरी लिमिटेड की है। तो इसका मतलब 9,24,000, 9,24,000 ये तुम्हें अमाउंट आउटर कॉलम में लिखना पड़ेगा। उसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी, अब जो गैलेक्सी लिमिटेड है उसकी प्लांट एंड मशीनरी 2,52,000 पर आपने ली है, और जो ग्लोरी लिमिटेड है उसकी प्लांट एंड मशीनरी 84,000 पर आपने ली है, तो टोटल हो गया 3,36,000, 3,36,000। उसके अलावा आपने दोनों कंपनी की गुडविल भी ली है, इंटेंजिबल, तो इंटेंजिबल में गुडविल भी आपको लिखनी पड़ेगी। तो जहां तक गुडविल का सवाल है 4,48,000 तो ग्लोरियस लिमिटेड की है, और 1,68,000 आपको याद होगा कि ग्लोरी लिमिटेड, सॉरी 4,48,000 गैलेक्सी लिमिटेड की है, 168 ग्लोरी लिमिटेड की है। अब इन दोनों को ऐड कर करके आउटर कॉलम में 6,16,000 आप लिखते हैं। उसके अलावा फिर करंट एसेट्स अब लिखेंगे। अब करंट एसेट के अंदर इन्वेंट्रीज, अब जहां तक इन्वेंट्रीज का सवाल है 3,36,000 तो है आपकी गैलेक्सी लिमिटेड की, और 4,38,000 की जो है वो है ग्लोरी लिमिटेड की। तो इन दोनों को ऐड कर दें 7,74,000 आउटर कॉलम में आपको लिखना पड़ेगा। इन्वेंट्री के बाद फिर अगला आइटम है ट्रेड रिसीवेबल। अच्छी बात यह है कि ट्रेड रिसीवेबल सिर्फ गैलेक्सी लिमिटेड के आपको लिखने पड़ेंगे 4,62,000, इजंट इट और नॉट? क्योंकि जो ग्लोरी लिमिटेड है उनके जो ट्रेड रिसीवेबल है वो ऑलरेडी पे ऑफ करे जा चुके हैं। उसके बाद फिर हमारे पास बच गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो जो गैलेक्सी लिमिटेड है उसका तो कैश हमने टेक ओवर करा है 2,38,000, और जो ग्लोरी लिमिटेड है उसका कैश हमने टेक ओवर करा है 24,000, तो 2,62,000 आउटर कॉलम में आप लिख देंगे। 34,30,000 टोटल पहले ही बताया जा चुका है, हालांकि कुछ और बच्चों ने भी अब उसको सब्सटेंशिएट कर दिया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन बेहद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इजंट इट और नॉट? अच्छा जी, तो आजकल एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैंने कहा वो इसी पैटर्न के आ रहे हैं कि दो कंपनियों की बैलेंस शीट तुम्हें दी रहती है, और परचेजिंग कंपनी की बुक्स में जनरली वो तुमसे पूछते हैं। अब 8.4 जो है ये भी 2021 का है, और ये जुलाई 2021 का क्वेश्चन है, लेकिन ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है।
अब इस क्वेश्चन में क्या है, लेट्स हैव अ लुक। 8.4 2021 जुलाई का ये क्वेश्चन है, जुलाई अटेम्प्ट का। समराइज्ड बैलेंस शीट तुम्हें दी हुई है ब्लैक लिमिटेड एंड व्हाइट लिमिटेड की। ब्लैक लिमिटेड एंड व्हाइट लिमिटेड की बैलेंस शीट है, और बैलेंस शीट जो तुम्हें दी हुई है कुछ इस तरीके से दी हुई है। पहले तो फिगर थाउजेंड्स में है, फिगर थाउजेंड्स में है। शेयर कैपिटल 6000 का मतलब क्या हो गया, डेट इज इक्वल टू 60 लाख, 36 लाख। अब इसके आगे नोट नंबर 1 लिखा है, इसका मतलब इसके नीचे कुछ इंफॉर्मेशन भी रिलेटेड होगी, वो अभी हम पढ़ लेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस में भी नोट नंबर लिखा है, इसका मतलब नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दी होगी। तो 1080,660 अभी तक हमें गिवन है। फिर ट्रेड पेबल्स इन 600 के, यानी कि 6 लाख के, क्योंकि फिगर थाउजेंड्स में है, और 3,60,000 के ट्रेड पेबल्स इसके हैं। उसके अलावा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 36 लाख की हैं और 24 लाख की है। इन्वेंट्री 9,60,000 की, 7,20,000 की। ट्रेड रिसेबल 16,80,000 के और 10,80,000 के, एंड 14,40,000 का कैश एंड 4,20,000 का कैश इस कंपनी का है। अब नीचे उसने इंफॉर्मेशन दी कि जो शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर 6,000 इसकी है, 3,600, यानी कि कोई नई चीज नहीं है। शेयर कैपिटल जो दी हुई है वही है, 60 लाख एंड 36 लाख। हाँ, रिजर्व एंड सरप्लस के दो पार्ट है। एक जनरल रिजर्व है 3,60,000 एंड 1,80,000, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7,20,000 एंड 4,80,000। तो रिजर्व एंड सरप्लस और इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर आगे उसने लिखा कि जो ब्लैक लिमिटेड है टेक्स ओवर व्हाइट लिमिटेड ऑन 1 जुलाई 2023। बेटा इस क्वेश्चन में थोड़ा डेट्स का भी आपको ध्यान रखना होगा। क्या कह रहा है, जो डेट्स हैं, बैलेंस शीट की डेट 31/3/2023 है। 31/3/2023 बैलेंस शीट की डेट है, करेक्ट। अब वो क्या कह रहे हैं कि आपने टेक ओवर कब करा, 1 जुलाई 2023 को। 1 जुलाई 2023 को, यानी कि जिस तारीख को ये बैलेंस शीट बनी हुई है उस दिन आपने टेक ओवर नहीं करा है। आपने बैलेंस शीट की डेट के 3 महीने के बाद उसको टेक ओवर करा है। अप्रैल, मई और जून का महीना जब खत्म हो गया तो 1 जुलाई को आपने टेक ओवर करा है, करेक्ट। पहले तो ये पॉइंट है। ब्लैक लिमिटेड टेक्स ओवर व्हाइट लिमिटेड, तो ब्लैक लिमिटेड ने, तो इस केस में दो कंपनी आपस में नहीं मिल रही हैं, बल्कि ब्लैक लिमिटेड जो है व्हाइट लिमिटेड को टेक ओवर कर रही है। अब वो कह रहा है नो बैलेंस शीट ऑफ व्हाइट लिमिटेड इज अवेलेबल ऑन दैट डेट, यानी कि 1 जुलाई 2023 को वो कहते हैं व्हाइट लिमिटेड की कोई बैलेंस शीट हमारे पास नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट तो 31 की है, 31 मार्च की है। तो उसके जो 3 महीने के बाद 1 जुलाई को व्हाइट लिमिटेड की बैलेंस शीट हमारे पास नहीं है। लेकिन उसने ये बताया, इट इज हाउएवर एस्टिमेटेड दैट व्हाइट लिमिटेड अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 2,40,000 after charging proportionate depreciation at the rate of 10% per annum on property, plant and equipment during April-June 2023। वो क्या कह रहे हैं कि व्हाइट लिमिटेड ने इन 3 महीनों में, पहले तो उसने बताया कि व्हाइट लिमिटेड ने प्रॉफिट अर्न करा 2,40,000 का। कितना प्रॉफिट अर्न करा है, 2,40,000 का। एक तो उसने ये बताया, लेकिन उसने ये भी बताया कि व्हाइट लिमिटेड ने ये जो प्रॉफिट अर्न करा है ये आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, यानी कि इस प्रॉफिट पे अराइव करने से पहले हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, यानी कि डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद का ये प्रॉफिट है। और कहता है जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है वो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट पे चार्ज हुआ है इन 3 महीने का। इज इट क्लियर टू यू? क्योंकि 3 महीने के बाद बैलेंस शीट से लेकर के 1 जुलाई तक 3 महीने, तो 3 महीने का पीरियड का जो डेप्रिसिएशन है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में, वो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ये प्रॉफिट कमाया गया। आगे कहता है एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ ब्लैक लिमिटेड ड्यूरिंग द 3 months was rupees 4,80,000 आफ्टर चार्जिंग proportionate डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर annum। और उसने बताया जो ब्लैक लिमिटेड नाम की कंपनी है वो इन 3 महीनों में 4,80,000 का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रही है, नंबर 1। नंबर 2, और वो भी जो ये प्रॉफिट एक्सपेक्ट करेगी आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, यानी कि 3 महीने का डेप्रिसिएशन। फिर आगे क्या कहते हैं, आगे कह रहा है बोथ द कंपनीज हैव डिक्लेयर्ड एंड पेड 10% डिविडेंड विद इन दीज 3 months टाइम। और इन दोनों कंपनी ने इन 3 महीने के पीरियड में डिविडेंड भी पे करा है। दोनों कंपनी ने डिविडेंड भी पे करा है। तुम्हें मालूम है कि डिविडेंड जो पे होगा वो शेयर कैपिटल पर ही होगा, 10% इंटू शेयर कैपिटल। इज इट क्लियर टू यू? फिर कहते हैं गुडविल
ऑफ वाइट लिमिटेड इज वैल्यूड एट 2,40,000। वाइट लिमिटेड की गुडविल 2,40,000 पर वैल्यू करी गई और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 1,20,000 ज्यादा पर वैल्यू करा गया, 1,20,000 अबव द डेप्रिशिएटेड बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ टेक ओवर। ये लाइन इंटरेस्टिंग है। पहले आपको इस लाइन का मतलब समझना होगा। वो क्या कह रहा है कि वाइट लिमिटेड को, पहले तो आपको समझना है कि वाइट लिमिटेड को 1/7/2023 को टेक ओवर करा गया। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जो भी बुक वैल्यू थी, याद रखें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपको दिया हुआ है 31/3/2023 का बैलेंस शीट जो दी हुई है। तो उस पर 3 महीने का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू थी उसमें आप 1,20,000 पहले ऐड करेंगे, यानी कि इस वैल्यू पर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ वाइट लिमिटेड वाज टेकन ओवर। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो वाइट लिमिटेड का जो प्लांट एंड मशीनरी टेक ओवर करा गया वो इस वैल्यू पे टेक ओवर करा गया है। फिर कहता है परचेज कंसिडरेशन इज टू बी सेटिस्फाइड बाय ब्लैक लिमिटेड बाय इशूइंग शेयर्स एट पार। ये कोई प्रॉब्लम वाला पॉइंट नहीं है। आगे कहता है कंप्यूट नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय ब्लैक लिमिटेड टू व्हाइट लिमिटेड अगेंस्ट द परचेज कंसिडरेशन। तो परचेज कंसिडरेशन फाइंड करने के लिए आपको इस केस में नेट एसेट्स फाइंड करने पड़ेंगे। और उसके बाद कहता है कैलकुलेट द बैलेंस ऑफ नेट करंट एसेट ऑफ ब्लैक लिमिटेड एंड व्हाइट लिमिटेड एज ऑन 1/7/2023। तो ऑन द डेट ऑफ टेक ओवर को इनके नेट एसेट्स कितने हैं ये हमें पहले फाइंड करने पड़ेंगे। तो नेट एसेट्स फाइंड करने के लिए मुझे 2-3 चीजें एडजस्ट करनी पड़ेंगी, करेक्ट? क्योंकि एक तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में चेंज आएगा दोनों कंपनी ने डिविडेंड पे करा है तो उनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और कैश में भी चेंज आएगा, क्योंकि जब हम डिविडेंड पे करते हैं तो प्रॉफिट भी कम होता है और कैश में भी चेंज होता है। तो और कहता है गिव बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ब्लैक लिमिटेड ऑन 1/7/2023। अब इस केस में ब्लैक लिमिटेड टेक ओवर कर रही है। वो कहता है कि आप ये भी बताओ 1/7/2023 को ब्लैक लिमिटेड के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना बैलेंस है। और उसने ये भी कहा गिव बैलेंस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑन 1/7/2023। क्वेश्चन ने ये तो नहीं कहा है कि बैलेंस शीट बनाओ 1/7/2023 को। वो कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना बैलेंस है और उसके अलावा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कितना बैलेंस है ऑन 1/7/2023 को। तो ये बैलेंस कैसे देखेंगे? जो हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में बैलेंस होगा और जो हमने इनकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टेक ओवर करी तो उसको मिला देंगे तो बैलेंस पता लग जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना बैलेंस होगा, क्योंकि उनका पीएनएल तो हम ले ही नहीं सकते, याद रखना है, करेक्ट? क्योंकि मैंने बताया उनकी शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस का आइटम तो हम नहीं ले सकते। जो भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस था उसमें कुछ एडजस्टमेंट मुझे करनी पड़ेगी, जैसे हमने डिविडेंड वगैरह पे करा है और इन 3 महीने में कुछ प्रॉफिट पे असर पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस शीट की डेट से लेकर के 1/7/2023 के बीच में कुछ इवेंट्स हुए हैं, करेक्ट? तो वो एडजस्ट करने के बाद जो बैलेंस आएगा वो मुझे बताने पड़ेंगे। तो इन 4 चीजों का आंसर हमें देना है। इज इट क्लियर? तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी, लेकिन उतना मुश्किल है ये नहीं कहना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमेशा की तरह मैंने इसको भी फुल्ली सॉल्व करा। लीजिए जी, तो 8.4 पे हम आते हैं। तो 8.4 सबसे पहले तो मैंने क्या करा, यहां पर 8.4 में एक कॉलम में मैंने ब्लैक लिमिटेड लिखा। ब्लैक लिमिटेड याद रखे कि परचेसिंग कंपनी है और व्हाइट लिमिटेड जो है वो आपकी वेंडर कंपनी है। किसी कारण से मैंने आपसे ये पूछा कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो हमें बैलेंस शीट दी हुई है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बैलेंस एज एट, क्योंकि बैलेंस शीट जो हमें गिवन है वो 31/3/2023 की गिवन है। तो बैलेंस शीट के मुताबिक जो ब्लैक लिमिटेड की प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है वो 36 लाख की है, 3 जीरो ऐड करने के बाद 36 लाख। इसी तरह व्हाइट लिमिटेड की 24 लाख की है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसमें डेप्रिसिएशन कितना लगा 3 महीने का। तो लेस डेप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ्स यानी कि जो फर्स्ट स्टेप है उसमें मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का कितना बैलेंस है 1/7/2023 को, करेक्ट?
तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% हमें लगाना है। अब 10% डेप्रिसिएशन 3 महीने का हम लगाएंगे तो इस पे लगेगा 90,000। 3,60,000 है, इंटू 3/12 कर देंगे तो 90,000 आ जाएगा। इसी तरह से इसका 240 10% आ जाएगा, इंटू 3/12 कर दो तो 60,000 आ जाएगा। तो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, 3 महीने का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, अब मैं कह सकता हूं कि डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो बुक वैल्यू है, दिस इज बुक वैल्यू ऑन 1/7/2023। तो 1/7/2023 को बुक वैल्यू 35,10,000 की ब्लैक लिमिटेड की है, ये कहा जा सकता है। और इसी तरीके से 23,40,000 की बुक वैल्यू व्हाइट लिमिटेड की है, ये भी कहा जा सकता है। इजंट इट और नॉट? अच्छा जी, ये तुम्हें पता लग गया। उसके बाद फिर स्टेप नंबर 2 में मैंने क्या करा, कैलकुलेशन ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी कि सिंपल वर्ड्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्योंकि बीच में हमने डिविडेंड वगैरह पे करा है, डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज करा है, तो कैश पे इसका असर पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एज एट 1/7/2023। तो जिस दिन टेक ओवर करा गया, इन दोनों कंपनी का बैलेंस कितना है ये देखने के लिए सबसे पहले तो ब्लैक एंड व्हाइट, पहले तो मैंने वही लिखा बैलेंस एज एट कैश बैलेंस, जो तुम्हें बैलेंस शीट के मुताबिक, यानी कि बैलेंस एज एट 31/3/2023। 31/3/2023 को ब्लैक लिमिटेड के पास कैश अकाउंट में बैलेंस 14,40,000 का है, जबकि व्हाइट लिमिटेड के पास जो बैलेंस है वो 4,30,000 का है। इज इट क्लियर? अब सबसे पहले तो आपने क्या करा, क्वेश्चन में दिया था कि इन 3 महीने में इन दोनों कंपनी ने कुछ प्रॉफिट कमाया। याद रखें, इंक्रीज इन प्रॉफिट का मतलब होता है इंक्रीज इन कैश। पहले यह भी याद रखें, आपको बहुत से बच्चों को ये चीज मालूम नहीं होती। तो प्रॉफिट ड्यूरिंग 3 मंथ्स, तो जो प्रॉफिट हुआ इन 3 महीने में, पहले तो आप इसको ऐड करें, प्रॉफिट ड्यूरिंग 3 मंथ्स। तो 3 महीने का जो प्रॉफिट हुआ उसने लिखा था कि ब्लैक लिमिटेड का 3 महीने का प्रॉफिट 4,80,000 है, और इन्होंने जो प्रॉफिट कमाया वो 2,40,000 का कमाया। लेकिन ये जो दोनों ने प्रॉफिट कमाया ये आफ्टर डेप्रिसिएशन है। आपको याद होगा, आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट कई बार करा है। जब आप कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्यूट करा करते थे तो डेप्रिसिएशन ऐड बैक करते थे ना, इसीलिए करते थे क्योंकि डेप्रिसिएशन माइनस करने से प्रॉफिट तो बिना मतलब पे कम हो गया, लेकिन कैश कम नहीं होता है क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है। तो इसलिए मुझे डेप्रिसिएशन दोबारा ऐड करना पड़ेगा। तो इन 3 महीने का जो डेप्रिसिएशन है वो भी हमने ऐड कर दिया, यानी कि अगर मैंने डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करा होता तो प्रॉफिट 480 + 90 होता, कहने का ये भी मतलब है, और 60,000। तो इसलिए डेप्रिसिएशन ऐड करा जाएगा। और इन दोनों कंपनी ने डिविडेंड पे करा है। अब डिविडेंड जब पे करते हैं तो लास्ट क्वेश्चन में भी ये बात आई थी, मैंने बताया था, एक तो पीएनएल कम हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि रिजर्व एंड सरप्लस, और दूसरा हमारा कैश कम हो जाएगा। अब डिविडेंड दोनों कंपनी ने 10% पे करा है। इनकी जो शेयर कैपिटल थी वो 60 लाख थी। 60 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 6 लाख हो जाएगा। तो 6 लाख तुम्हें माइनस करना पड़ेगा। और इनकी कैपिटल 36 लाख की थी, तो 3,60,000 इनका डिविडेंड हो जाएगा, जिसकी वजह से कैश कम हो जाएगा। इसका मतलब जिस दिन टेक ओवर करा गया हम कह सकते हैं कि कैश में इतना बैलेंस है रिस्पेक्टिव कंपनीज में। तो 14,10,000 और 3,60,000, तो ये आपके रिस्पेक्टिव बैलेंसेस है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? हाँ जी। उसके अलावा फिर क्वेश्चन ने हमसे क्या क्या चीजें और भी पूछी है। अब क्वेश्चन ने जो भी पूछा है मैं आपको पॉसिबली करके बता रहा हूं, लीजिए जी। अच्छा जी, उसके बाद फिर मैंने क्या करा, अगले स्टेप में कंप्यूट करके बताया नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड, क्योंकि यहां पर ब्लैक लिमिटेड नाम की कंपनी व्हाइट लिमिटेड को ले रही है। तो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड बाय ब्लैक लिमिटेड टू व्हाइट लिमिटेड।
ब्लैक लिमिटेड टू व्हाइट लिमिटेड अगेंस्ट परचेज कंसिडरेशन। तो परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज करने के लिए हम कितने नंबर ऑफ शेयर इश्यू करेंगे? तो जाहिर है कि मुझे पहले परचेज कंसिडरेशन कंप्यूट करना पड़ेगा। अब जब मैं परचेज कंसिडरेशन कंप्यूट करूंगा तो मुझे यहां पर बहुत अलर्टनेस, ऑफ कोर्स कौन कौन से एसेट ब्लैक लिमिटेड ने व्हाइट लिमिटेड के लिए, तो व्हाइट लिमिटेड के जितने भी एसेट है 1/7/2023 को मुझे मालूम होने चाहिए। अब यहां पहला पॉइंट ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, ये तो आपको पता लग गया कि डेप्रिसिएशन के बाद व्हाइट लिमिटेड की वैल्यू 23,40,000 थी। तो 23 लाख कितनी वैल्यू थी? डेप्रिसिएशन के बाद वैल्यू जो थी उसकी 23,40,000 थी, इजंट इट और नॉट? राइट, 23,40,000 थी। तो डेप्रिसिएशन के बाद उसकी वैल्यू 23,40,000 की थी, क्योंकि ये वैल्यू हम ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हैं स्टेप नंबर 1 में। लेकिन क्वेश्चन में लास्ट में यह दिया हुआ था कि परचेजिंग कंपनी ने जिस दिन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को लिया उसको अबव बुक वैल्यू लिया और 1,20,000 अबव पर लिया। तो 1,20,000 अबव पर लिया तो इसका मतलब है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को 24,60,000 पर लिया गया। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? पहले तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा गुडविल के बारे में लिखा है कि 2,40,000 गुडविल वैल्यू करी गई 2,40,000। बाकी आइटम्स में कोई चेंजेस नहीं है, तो इन्वेंट्री जो वैल्यू बैलेंस शीट में दी है वही वैल्यू यहां पर लिखेंगे। हम ये मानेंगे कि ऑन द डेट ऑफ टेक ओवर वैल्यू इतनी ही थी। उसके अलावा फिर हमें ट्रेड रिसीवेबल दिए हुए हैं, ट्रेड रिसीवेबल में भी कोई चेंज हमें नहीं दिया है, तो 10,80,000। और उसके अलावा कैश, अब कैश का बैलेंस हमने वर्किंग नोट में अभी कंप्यूट करा, तो कैश का बैलेंस जो निकला था 3,60,000। 3,60,000। ये तो हमारे सारे एसेट्स आ गए। इज इट क्लियर टू यू? हाँ जी, 4860, थैंक यू। 48,60,000 के ये टोटल एसेट्स आ गए, लेस अब उसमें से लायबिलिटी। लायबिलिटी में ट्रेड क्रेडिटर्स ही हैं और 3,60,000 के हैं। तो क्रेडिटर्स को माइनस करने के बाद नेट एसेट्स जो आ गए 45 लाख के आ गए। ये नेट एसेट्स भी हैं और परचेज कंसिडरेशन भी है। तो दिस इज इक्वल टू नेट एसेट्स या फिर परचेज कंसिडरेशन। अब मैं इसको डिवाइड कर देता हूं। वो कह रहा है कि जो परचेसिंग कंपनी है उनके एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए की है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड, तो कितने शेयर इश्यू करेंगे? तो 45,000 शेयर हमें इश्यू करने पड़ेंगे। ₹10 का शेयर है तो 4,50,000 शेयर सॉरी इश्यू करने पड़ेंगे। करेक्ट। अगर ₹100 का शेयर होता तो 45,000 शेयर। खैर पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट हमें बस ये बताना है कि कितने शेयर हमने इश्यू करने। आगे जी, इस क्वेश्चन में कुछ और चीजें भी पूछी थी। ये मेरा स्टेप नंबर कौन सा था? 3। क्वेश्चन में यह भी पूछा था कि ब्लैक लिमिटेड का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस है वो कितना होगा। बैलेंस इन पीएनएल, बैलेंस इन पीएनएल ऑफ ब्लैक एज एट 1/7/2023। अब 1/7/2023 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ब्लैक लिमिटेड के कितना बैलेंस होगा? देखो बेटे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ब्लैक लिमिटेड का पहले तो बैलेंस जो गिवन है वो 7,20,000 का एज पर बैलेंस शीट, एज पर बैलेंस शीट। अब इन 3 महीने में ब्लैक लिमिटेड ने कुछ प्रॉफिट कमाया, तो भाई 3 महीने में जो प्रॉफिट कमाया तो उससे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का बैलेंस तो बढ़ जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन इन 3 महीने में इन्होंने डिविडेंड भी पे कर दिया प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से, तो पीएनएल अकाउंट में जो बैलेंस बचेगा दैट विल बी इक्वल टू, कितना आ जाएगा ये?
दैट इज इक्वल टू 12 लाख माइनस 6 लाख, तो 6 लाख का बैलेंस आ जाएगा। इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 6 लाख का बैलेंस है। इज इट क्लियर? उसके अलावा फिर उसने क्वेश्चन ने ये भी पूछा बैलेंस ऑफ पीपीई, बैलेंस ऑफ पीपीई ऑफ ब्लैक लिमिटेड। तो ब्लैक लिमिटेड के प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कितना बैलेंस है एज एट 1/7/2023 को। देखो यहां अब आप एक गलती मत कर देना कि कहीं आप सिर्फ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सिर्फ ब्लैक लिमिटेड की टेक ओवर करेंगे या कंसीडर करेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि ब्लैक लिमिटेड ने व्हाइट लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया है। अब ब्लैक लिमिटेड ने व्हाइट लिमिटेड को अगर टेक ओवर कर लिया है तो इसका मतलब जो व्हाइट लिमिटेड की प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है वो भी तो हमारी हो गई या नहीं हो गई। तो आपको ध्यान क्या रखना पड़ेगा इसमें, जब मैं लिखूंगा पहले तो मैं यहां पर लिखूंगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हमने जब कंप्यूट करा था तो ब्लैक लिमिटेड की प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हमने जो कंप्यूट करी थी शुरू में 35,10,000 की निकली थी ना, 35,10,000 राइट। तो 35,10,000 डेप्रिसिएशन के बाद इनकी वैल्यू 35,10,000 की थी ब्लैक लिमिटेड की, और हमने इनकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को कितने पर टेक ओवर करा ये मुझे देखना पड़ेगा। 24,60,000 पर टेक ओवर करा है, तो मैं 24,60,000 यहां पर ऐड कर दूंगा। इज इट क्लियर टू यू? तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में इसका मतलब जो बैलेंस आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 59,70,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये चीजें इस क्वेश्चन में उसने पूछी हैं। अब इसके अलावा इसमें 2 क्वेश्चन और बचे हैं, तो उनको फिर नेक्स्ट सेशन में फिनिश अप कर करके इस चैप्टर को हम फिनिश अप करेंगे। तो ठीक है, आज के इस सेशन में इतना काफी है। नेक्स्ट सेशन में फिर आपसे मुलाकात करते हैं। करेक्ट?